हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी पॉलिटिक क्लास में राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट क्वेश्चंस, जितने भी टॉप 200 महत्वपूर्ण जो पूछे गए अगर प्रश्न हैं हमारे प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आप हर एक एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पॉलिटिक क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप इस क्लास को लिया करिए, क्योंकि इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कराता हूँ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हों। तो इस वजह से यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह क्लास ज़रूर किया करिए। जैसे कि आपको टॉपिक में दिख रहा होगा, टॉप में भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी हम इसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग टॉप 200 महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा नंबर पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर अब दूसरा है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका पूरा नाम होगा, शॉर्ट में हम प्रतिभा पाटिल कहते हैं। प्रश्न नंबर अब दूसरा है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 35 साल एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए जब वो राष्ट्रपति बनेगा। प्रश्न नंबर अब अगला हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की एक महीने की सैलरी कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 5 लाख। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि वर्ष 2017 से पहले राष्ट्रपति की सैलरी केवल 1.5 लाख थी, और वर्ष 2017 के बाद से राष्ट्रपति की सैलरी को एक महीने में, मतलब कि उनकी जो एक महीने की सैलरी होगी वह 5 लाख कर दी गई। प्रश्न नंबर अब 4 है, भारत के राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति हमारे कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर अब 6 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। प्रश्न नंबर अब 7 है, भारत का राष्ट्रपति, जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है, यह राज्य का प्रधान होता है, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होते हैं। यह हमने ब्रिटेन से लिया है। प्रश्न नंबर अब हमारा 9वां है, प्रश्न नंबर 8वां है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख या फिर प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति ही हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, क्योंकि जब भी आप देखें कि प्रधानमंत्री या फिर कोई मंत्री जो विदेश दौरे में जाते हैं और उनके द्वारा जो भी समझौते होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9वां है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति ही हमारे तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख। प्रश्न नंबर अब हमारा 11वां है, भारत में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने? इनका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। और एक फैक्ट और है नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में कि यह पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध मतलब कि चुने गए थे। प्रश्न नंबर 12वां है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति हमारा भारतीय सशस्त्र सेनाओं मतलब कि तीनों सेनाओं के, जल थल व वायु सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, और राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न नंबर अब 13वां है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार लड़ या फिर इलेक्ट हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा कोई सीमा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है। प्रश्न नंबर अब 14 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। प्रश्न नंबर अब 16 है, राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय को ही राष्ट्रपति पद पर चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा हमारा सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय ही करता है। प्रश्न नंबर अब अगला है 17 प्रश्न है 17वां है,
भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा वीवी गिरी हमारे चौथे राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 17 है कि कौन से राष्ट्रपति जो थे वो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इसका राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह ही वो राष्ट्रपति जो थे जो पूर्व में गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न अब है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति था? इसका राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह ही ऐसे थे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व भी उपराष्ट्रपति रह चुके थे। प्रश्न नंबर अब 21 है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति कौन नहीं रहा है? इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी ही जी थे। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न अब है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर अब 24 है, किसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा, क्योंकि संसद में महाभियोग चलाया जाता है। आर्टिकल 61 के थ्रू किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग चला के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर अब 25 है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। जैसे कि मैंने अभी बताया कि संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, राष्ट्रपति के पद को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर अब 26 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा संविधान के अतिक्रमण करने पर। मतलब कि जब राष्ट्रपति पे ऐसे ही नहीं हम महाभियोग लगा सकते हैं, उसकी शर्तें होती हैं कि हम क्यों लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण उसका होता है कि जब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे तब उसका कारण होता है, सबसे बड़ा जो सबसे अहम कारण होता है संविधान के अतिक्रमण। मतलब कि जब राष्ट्रपति हमारा संविधान का उल्लंघन करेगा तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के किसी भी सदन में इसकी कार्रवाई शुरू करवा के उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। जब ये महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब राष्ट्रपति को अपनी गद्दी खाली करनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इस प्रश्न में हमारे सीधे सीधे पूछा गया है कि जो हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं इनका जो पद है इन पर जो महाभियोग लगाया जाता है, मतलब कि इनको हटाने की प्रक्रिया है, यह किस देश से संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। प्रश्न नंबर अब 28 है हमारा, भारतीय संविधान को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? इसका भी राइट आंसर हमारा होगा महाभियोग लगने पर। प्रश्न नंबर अब 29 है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को कौन उसके पद से हटा सकता है? इसका राइट आंसर होगा संसद हटा सकती है, और महाभियोग लगा के संसद हटा सकती है। प्रश्न नंबर अब 30 है, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश ही वह व्यक्ति है जो राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह पर जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का, वह राष्ट्रपति को पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रश्न नंबर अब 31 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 60, मतलब कि अनुच्छेद 60 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है, जो कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। मतलब जैसे राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहते हैं, किसी कारणवश कि वह अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, और फिर उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का त्यागपत्र है वह लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। प्रश्न नंबर 33 है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ये मैं आपको ऊपर बता रहा था कि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देते हैं तब उपराष्ट्रपति वह त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। प्रश्न नंबर अब 34 है, कौन 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वह व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 57 ही वह अनुच्छेद है जिसमें कि भारतीय
राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। इसका मतलब कि आर्टिकल 57 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति एक बार से अधिक भी हमारे देश में राष्ट्रपति पद, मतलब कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है उसी पद पे। प्रश्न नंबर अब 36 है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा एन संजीव रेड्डी, जिनका पूरा नाम नीलम संजीव रेड्डी है। यह सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति ऐसे थे जो निर्विरोध, मतलब कि किसी भी पार्टी ने इनका विरोध नहीं किया था इनके चुनाव में, और ये निर्विरोध चुने गए थे। प्रश्न नंबर अब 37 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा जाकिर हुसैन। प्रश्न नंबर 38 है, किस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? मतलब कि राष्ट्रपति किस पद की नियुक्ति नहीं कर सकता? उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर अब 39 है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो इसका तो ऑप्शंस नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए। प्रश्न नंबर अब 40 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं और उनको उनका कार्य या फिर मंत्रालय भी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न अब है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा कुल मिला के 14 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। प्रश्न नंबर 42 है, कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर होगा न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, यह राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 43 है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक अपनी स्वीकृति नहीं देगा वित्त बिल पे, तब तक कोई भी संसद सरकारी खजाने से पैसे नहीं निकालती और राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले ली जाती है वित्त बिल के लिए। इस वजह से वित्त बिल केवल पहले लोकसभा में आता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वित्त बिल को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है और ये सबसे पहले लोकसभा में आता है और लोकसभा का ही अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। प्रश्न नंबर 44 है, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। आर्टिकल 72 में, मतलब अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, कि राष्ट्रपति किन किन कारणों में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की जो फांसी बदलना और या फिर फांसी को टाल देना, फांसी को रुकवाना, यह राष्ट्रपति के पास ही है कि वह किसी भी व्यक्ति को क्षमा करे या फिर ना करे। प्रश्न नंबर 45 है कि किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं? इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। इस वजह से राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं और जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक राज्यपाल को उसके पद पर रख सकते हैं और यदि राष्ट्रपति चाहें तो राज्यपाल को उसके पद से निकाल दे सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कि प्रसाद पर्यंत पद धारण करना, मतलब कि राष्ट्रपति की मर्जी तक ही राज्यपाल उतने ही दिन तक पद में रह सकता है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति चाहें तो राज्यपाल को उसके पद से हटा भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, अब किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद 143 में यह बताया गया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय परामर्शदात्री न्यायालय है। लेकिन इसकी दो कंडीशंस भी हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र हुआ था हमारा देश, उससे पहले की सूचनाएं देने में सर्वोच्च न्यायालय बाध्य होगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 की जितनी भी घटनाएं या फिर सूचनाएं हैं उनको देने में सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है, यह मना भी कर सकता है परामर्श देने से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर अब हमारा 48 होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143। यही मैं आपको बता रहा था ऊपर कि अनुच्छेद 143 में ही राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
परामर्शदात्री होते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर अब 49 है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसको? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 50 है, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? इसका राइट आंसर होगा संघीय मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद से एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है यह पूर्ण रूप से हमारी लोकसभा के लोकसभा के ही अधीन मतलब कि कार्य करती है और ये मुख्य रूप से लोकसभा के ही प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। प्रश्न नंबर 51 है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? इसका राइट आंसर होगा कभी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कभी वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगा है, जो कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगता है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी एक भी बार हमारे देश में नहीं लगा है। प्रश्न नंबर 52 है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा धन विधेयक। प्रश्न नंबर 54 है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करते हैं? इसका राइट आंसर होगा संघ सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन कभी राष्ट्रपति राज सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं है कि राज सूची के विषय में अध्यादेश अपना जारी कर सकें, क्योंकि राज्य सूची में अध्यादेश जारी करने या फिर राज्य सूची में जो कानून बनते हैं उनका जो कि 61 विषय हैं हमारे राज्य सूची में, उसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वह राज्य सरकारों का है, ना कि राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति केवल संघ और समवर्ती सूची में ही कानून बना सकते हैं और उनमें संशोधन कर सकते हैं। अब हमारा एक फैक्ट और है कि संघ सूची में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में हमारे 52 विषय हैं, क्योंकि पहले इसमें 47 विषय थे, फिर 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया, तो कुल मिला के 52 विषय हो गए। और राज्य सूची में 66 विषय थे और 5 कम कर दिए गए, तो वर्तमान में 61 विषय हैं। प्रश्न नंबर अब 55 है हमारा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कि पढ़ा लिखा हो। मतलब राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति हमारा पढ़ा लिखा हो। प्रश्न नंबर 56 है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? इसका राइट आंसर होगा निर्वाचित सांसदों और विधानसभाओं द्वारा सदस्यों द्वारा। मतलब कि जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं ये निर्वाचित सांसदों, मतलब इनमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं, और विधान परिषद के जो भी सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं, और ना कि हमारे एंग्लो इंडियन, ये तीनों लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसमें केवल निर्वाचित सांसद और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वही भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा राज्य सूची। जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि राज्य सूची के विषय में राष्ट्रपति हमारे अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति केवल राज्य के प्रमुख होते हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कि सरकार के जो प्रमुख होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भले ही राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वह कभी भी राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकार को है। प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123 के तहत ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अगर दोनों सदन हमारे लोकसभा राज्यसभा अगर मतलब कि कार्यवाही में नहीं है, छुट्टी में, तो यह अध्यादेश हमारा 6 महीने और 6 सप्ताह तक चलता है। लेकिन अगर दोनों सदन कार्यवाही में है तो हमारा जो अध्यादेश जारी करने का मतलब कि अध्यादेश जो जारी होगा इसका कार्यकाल केवल 6 सप्ताह तक ही मान्य होगा, फिर वह समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों के मनोनयन करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा एंग्लो इंडियन, जो कि अब समाप्त हो गया है। अब राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन को जो 331 अनुच्छेद 331 के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब राष्ट्रपति केवल 12 सदस्य ही राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ना कि 2 सदस्य जो लोकसभा में मनोनीत करते थे। यह व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी है। प्रश्न नंबर 62 है,
भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? इसका राइट आंसर होगा संसद, क्योंकि संसद का अगर दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संसद के सदन कितने हैं, तो इसका आंसर होगा 2, राज्यसभा लोकसभा। लेकिन अगर ये पूछे कि संसद के अंग कितने हैं, तब आंसर उसका 3 होगा। हमारा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। इस वजह से राष्ट्रपति हमारा एक अभिन्न अंग है संसद का। प्रश्न नंबर अब 63 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति ही हमारे भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, जो कि एक नाम मात्र का होता है। यह मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत या फिर उनसे मंत्रणा करके ही जो भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर अब 64 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। प्रश्न नंबर 65 है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुने भाग नहीं लेता है, जो मतलब कि चुनाव में भाग नहीं लेता है, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका था कि विधानसभा, एंग्लो इंडियन और मनोनीत सदस्य, ये 3 ऐसे होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, और प्लस 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। बाकी और इनमें से बाकी यही लोग बस भाग लेते हैं, ना कि विधान परिषद और एंग्लो इंडियन और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न नंबर अब 66 है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 80 के 1 में दिया गया है। प्रश्न नंबर अब 67 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष अधिकतम से अधिकतम राष्ट्रपति शासन मतलब कि एक राज्य में रह सकता है। और अगर इससे भी आगे बढ़ाना है तो फिर संविधान में संशोधन करना पड़ता है संसद के माध्यम से, और अगर संशोधन हो जाता है तब यह जो राष्ट्रपति शासन है ये 3 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकता है। और सर्वाधिक बार यह जो राष्ट्रपति शासन लगा है यह उत्तर प्रदेश में लगा है, और सर्वप्रथम बार जो लगा है वह पंजाब सरकार में लगा था, भार्गव सरकार के विरुद्ध में। प्रश्न नंबर 62 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। जब राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाती है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हाँ राज्य में मतलब कि जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया, मतलब संविधान के अंतर्गत काम नहीं हो रहा है, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, और फिर उसमें जो भी कानून होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। और आर्टिकल 358 और अनुच्छेद 359 भी लागू कर दिए जाते हैं, जो कि मौलिक अधिकारों के निलंबन से है। अब प्रश्न नंबर हमारा 69 है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 50-50। इसके पहले राष्ट्रपति के चुनाव में 1989 से पहले जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते थे वह केवल 10-10 होते थे, और जो जमानत राशि होती थी वह केवल 1500 रुपये होती थी। लेकिन वर्तमान में 1989 के बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक हैं इनकी संख्या 50-50 हो गई है, और साथ ही में जो जमानत राशि है वह 15,000 कर दी गई है। प्रश्न नंबर 70 है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 71 है, किसने 1922 वर्ष में यह मांग की भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू जी ने यह मांग की थी 1922 में कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन को बुलाना चाहिए, जो कि हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 1931 और 1932। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रश्न नंबर 72 है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल ही ऐसा व्यक्ति है जो कि राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है, और राष्ट्रपति जब चाहें तब इसको निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर अब
73 है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर आदेश जारी कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा संघ व समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर अब 74 होगा, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 20 जुलाई 1951। यह वह तारीख थी जब पहली बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। प्रश्न नंबर 75 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है हमारा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर अब 76 है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रश्न नंबर 77 है, राष्ट्रपति की सूची के विषय पर आदेश जारी कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा संघ व समवर्ती सूची के विषय में। प्रश्न नंबर 78 होगा, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। मतलब कि जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देंगे तब तक वह मतलब कि संशोधन उसमें नहीं माना जाएगा, या फिर वह मतलब कि जो प्रक्रिया होती है संविधान संशोधन की वह पूरी नहीं होगी राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर। अगर राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देते हैं किसी विधेयक को तब वह पारित हो जाता है और फिर वही संविधान संशोधन बन जाता है। प्रश्न नंबर 79 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करता है। प्रश्न नंबर अब 80 है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले भेजे जा सकते हैं और इनके चुनाव का जो भी मतलब कि निपटारा होता है वह उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 81 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष के लिए भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है और आर्टिकल 57 के द्वारा राष्ट्रपति फिर मतलब कि चुनाव लड़ सकते हैं वही व्यक्ति, और जब तक चाहे तब तक वह राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है राष्ट्रपति पद के लिए। प्रश्न नंबर 82 है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 83 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 84 होगा, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर होगा 4 प्रमुख वर्गों में भारतीय भाषाओं को बांटा गया है। प्रश्न नंबर 85 है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, और जब ये भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तब भारत का वरिष्ठतम न्यायाधीश या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश ही भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, वह राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। प्रश्न नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? इसका राइट आंसर होगा सुचेता कृपलानी ही वह महिला प्रथम महिला थी जो कि हमारी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला हुई। प्रश्न और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश या फिर हमारे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम क्या है और वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षा रह चुकी हैं और कौन से वर्ष में। प्रश्न नंबर 88 है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? इसका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी ही भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। प्रश्न नंबर 89 है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? इसका राइट आंसर होगा बिहार से ही हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 90 है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ही वह प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के अंतर्गत ही हो गई थी, और डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबलावादक थे। प्रश्न नंबर 91 है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति के पद की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। प्रश्न नंबर 92 है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूर आवश्यक है
हमारे वित्त बिल के लिए। प्रश्न नंबर 93 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, और जितने भी समझौते किए जाते हैं अन्य देशों से वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 94 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष भारत की राष्ट्रपति की निर्वाचित होने के लिए या फिर चुनाव लड़ने के लिए आयु होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 95 है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 96 है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 97 है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 98 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और आगे चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति पद हासिल होने का गौरव भी प्राप्त हुआ, और ये भारत के बिहार राज्य से थे। प्रश्न नंबर 99 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? इसका राइट आंसर है संविधान सभा के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव हुआ। प्रश्न नंबर 100 है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर होगा भारतीय डाकघर अधिनियम के द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया था, 1986 में किया था। प्रश्न नंबर 101 है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तब उनका कार्यभार ग्रहण करते हैं। और एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं एम हिदायतुल्लाह, वही एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च व उपराष्ट्रपति के पद की जो गद्दी है उसको ग्रहण की थी कुछ समय के लिए। प्रश्न नंबर 102 है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति ही भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 103 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा विधायी अधिकार होता है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। प्रश्न नंबर 104 है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सांसदों व विधानसभाओं के द्वारा ही चुना जाता है। प्रश्न नंबर 105 है हमारा, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? इसका राइट आंसर होगा 12वीं। प्रश्न नंबर 106 है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 में चुने गए थे और ये 1962 तक थे, और 1962 में मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1962 में। प्रश्न नंबर 107 है, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? इसका राइट आंसर होगा 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि 2 लोकसभा में करते थे, जो कि वर्तमान में अब उसकी सीमा ख़त्म कर दी गई है। केवल राज्यसभा में ही राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लेकिन जब लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे और राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो कि अभी मनोनीत करते हैं, कुल मिला के उनकी 14 संख्या। इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति कुल सदस्य मनोनीत करते थे उनकी जो कुल संख्या है वह 14 है। प्रश्न नंबर अब अगला है, प्रश्न नंबर 108 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? इसका राइट आंसर होगा संघीय मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रश्न नंबर 109 है, संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वह व्यक्ति थे जो कि संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र इन्होंने दे दिया था, और ये प्रथम मंत्री भी थे जो संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिए थे।
प्रश्न नंबर 110 है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? इसका राइट आंसर होगा धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कभी भी नहीं लौटाता है, क्योंकि धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है और जब ये राज्यसभा और लोकसभा में पारित होता है तब उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेके ही लोकसभा और राज्यसभा में इसको पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 111 है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 112 है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर होगा भारत के महामहिम राष्ट्रपति को ही किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर अब 113 है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 114 है, योजना आयोग और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री हमारे योजना आयोग और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर अब 115 होगा, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मतलब कि जो भारत की आकस्मिक निधि होती है इस पर जो राष्ट्रपति का ही कब्जा होता है, इसमें मतलब कि अगर अब धन निकालना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। और भारत की जो संचित निधि है उस पर हमारे संसद का मतलब कि कंट्रोल होता है और हमारे जो भारत की संचित निधि है उससे धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित कराना पड़ता है, जो कि अनुच्छेद 114 में दिया गया है। प्रश्न नंबर अब 116 है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? इसका राइट आंसर होगा 12वां। प्रश्न नंबर अब 117 है, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू जी, जो अभी हाल ही फिलहाल में हमारी राष्ट्रपति बनी है। यह भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महिला बनी है और यह दूसरी राष्ट्रपति महिला भी हैं, क्योंकि प्रथम हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी और दूसरी जो हमारी राष्ट्रपति महिला बनी है ये द्रौपदी मुर्मू है। प्रश्न नंबर 118 है, देश की किस नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है? इसका राइट आंसर होगा 15वीं और हमारी जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी वो 12वीं थी। प्रश्न नंबर अब 119 है, रामनाथ कोविंद देश के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? इसका राइट आंसर होगा ये 14वें नंबर के थे, फिर इनके बाद 15वें नंबर पे हमारी वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एक आदिवासी है। अब प्रश्न नंबर 119 है, 120 प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर कब शपथ ली? इसका राइट आंसर होगा 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रश्न नंबर 121 है, द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराकर भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? इसका राइट आंसर होगा यशवंत सिन्हा, उनके विपक्ष में खड़े थे द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में राष्ट्रपति के, जिनको द्रौपदी मुर्मू ने कई लाखों वोटों से हरा के राष्ट्रपति की गद्दी पर कब्जा किया। प्रश्न नंबर 122 है अब कि द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? इसका राइट आंसर होगा 64% या फिर 64% मत द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे भारत में वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्राप्त किए 64% मत। प्रश्न नंबर अब 123 है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा के मयूरभंज में 1958 में द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर अब 124 है, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रही हैं? इसका राइट आंसर होगा झारखंड की राज्यपाल ये राष्ट्रपति बनने से पहले रह चुकी हैं, जो कि 2015 से 2021 तक थी। प्रश्न नंबर अब 125 है, भारत के राष्ट्रपति के तौर पर हर महीने कितनी सैलरी मिलती है राष्ट्रपति को? मतलब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है एक महीने की? इसका राइट आंसर होगा 5 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 126 है,
किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रश्न नंबर 127 है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। प्रश्न नंबर 128 है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53 में, क्योंकि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद हमारा 53 में इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 129 है, अब अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के निर्वाचन से अनुच्छेद 54 संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि सभी राज्यों के विधानसभा जो कि निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेंगे और हमारी जो लोकसभा, राज्यसभा प्लस पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 130 है, अब अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, मतलब कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होंगी वह अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि जैसे वो लाभ के पद में ना हो, जब वो चुनाव लड़ रहा है तब किसी सरकारी पद में ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो और उसमें कोई गंभीर आरोप न लगाओ और वो किसी गंभीर आरोप में सज़ा ना काट रहा हो। इस तरह की मतलब तमाम शर्तें अनुच्छेद 59 में दी गई हैं, जो कि हमारा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों से संबंधित है। प्रश्न नंबर अब 131 होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है हमारे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कराते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये खुद राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ ग्रहण करते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे को आपस में शपथ ग्रहण करा लेते हैं। प्रश्न नंबर अब 132 होगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति हमारा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। प्रश्न नंबर अब 133 है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति हमारा देश का संवैधानिक प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 134 होगा, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति हमारा भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। प्रश्न नंबर अब 135 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रश्न नंबर अब 136 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका से। प्रश्न नंबर 137 है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा चाहे जितनी बार राष्ट्रपति वह बन सकता है। प्रश्न नंबर 138 है, कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 58, मतलब कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि उसके में कौन सी योग्यताएं होती हैं। जैसे कि नंबर पहला हो गया कि वह भारत का मतलब कि नागरिक हो, दूसरा हो गया किसी लाभ के पद पर ना हो, तीसरा हो गया कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और चौथा हो गया कि वह लोकसभा में सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, मतलब कि वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का अंग नहीं होता है, मतलब कि संसद का अंग होता ही नहीं है हमारा राष्ट्रपति, लेकिन उसमें योग्यताओं में ये दिया गया है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता राष्ट्रपति में होनी चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और हमारा जो अनुच्छेद 58 है यही हमारे राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित इसी में की गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139 है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष कम से कम किसी व्यक्ति की आयु होनी चाहिए कि जब वह भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो। प्रश्न नंबर 140 है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, जो कि भारतीय संसद के हमारे अंग हैं वह 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही हमारी संसद बनती है। और अगर संसद का भाग पूछ लें तो 2 ही भाग हैं हमारे, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन अगर अंग पूछ लें तो 3 होगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों को मिला के ही संसद का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर अब 141 है,
भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति हमारे भारतीय संसद को भंग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अब 142 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में यह बताया गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर प्रधानमंत्री की अनुमति पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और अनुच्छेद 85 में यह भी बताया गया है कि सत्रावसान एवं विघटन जो होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। और अनुच्छेद 85 में यह भी बताया गया कि जो हमारी सदन है उसमें 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर अब 143 है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। प्रश्न नंबर अब 144 होगा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। प्रश्न नंबर 145 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस इसमें हमारा केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेते हैं। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली और पुदुचेरी। वो 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके सदस्य विधानसभा के सदस्य मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नहीं तो किसी भी यूनियन टेरिटरी के सदस्य या फिर विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और ये केवल नई दिल्ली और पुदुचेरी में ही विधानसभा है और किसी केंद्र शासित प्रदेश में या फिर यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है भी नहीं। प्रश्न नंबर 146 है, राष्ट्रपति का चुनाव किस ढंग से होता है? इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष ढंग से। प्रश्न नंबर अब 147 होगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है। प्रश्न नंबर अब 148 होगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा, जो कि महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 149 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है और सर्वोच्च और फिर मतलब कि संसद के दोनों सदनों में ये महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। और जब ये महाभियोग पूरा हो जाएगा तब राष्ट्रपति को अपनी पदवी मतलब कि अपनी गद्दी खाली करनी पड़ जाएगी। प्रश्न नंबर 150 है, अब राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के निर्णय करता है। प्रश्न नंबर 151 है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 152 है, वह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ही भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अब 153 है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? इसका राइट आंसर होगा 12, जो कि 80 के भाग 1 में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। प्रश्न नंबर 154 है, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? इसका राइट आंसर होगा 2 सदस्य, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन वो सदस्य होते हैं जिनकी माता तो हिंदुस्तानी होती है लेकिन पिता जो है वो विदेशी होते हैं। ऐसे लोगों को हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब 155 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा 6 सप्ताह। मतलब जब राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करते हैं और अगर संसद का सत्र प्रारंभ है तब यह अनुच्छेद केवल 6 सप्ताह तक ही मान्य होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं और संसद के सत्र ना हो मतलब कि किसी कारणवश वो छुट्टी में हो तब ये अध्यादेश जो है वो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह तक होता है।
प्रश्न नंबर अब हमारा 155 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह किया जाता है। प्रश्न नंबर 156 है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से ही राष्ट्रपति सलाह पहले लेते हैं और फिर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, जो कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात ही पद धारण करता है। प्रश्न नंबर 157 है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी की मृत्यु दंड को माफ़ कर सकते हैं? अनुच्छेद 72 वह अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ़ कर सकते हैं या फिर किसी की सज़ा को कम करवा सकते हैं या फिर किसी की सज़ा को, जैसे उसे मृत्यु दंड मिला है तो उसको आजीवन कारावास में बदलवा सकते हैं। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन उसको क्षमादान की शक्ति और जो कि हमारा कोर्ट मार्शल होता है वो करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। बाकी सभी शक्ति राज्यपाल को ही प्राप्त है, चाहे वो लघुकरण हो या फिर निलंबन हो, यह शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को ही प्राप्त है। प्रश्न नंबर अब 158 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। प्रश्न नंबर 159 है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। प्रश्न नंबर 160 है। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए? इसका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी ही वह एकमात्र राष्ट्रपति थे जो सबसे कम मतलब कि इनकी आयु थी, मतलब सबसे युवा थे और यह निर्विरोध चुने गए थे। किसी पार्टी ने इनके चुनाव के लिए विरोध नहीं किया था। प्रश्न नंबर अब 161 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा उसमें मंत्रिपरिषद की भी सलाह लेना आवश्यक है, अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 162 है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। प्रश्न नंबर 163 है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। और साथ ही साथ में अगर हमसे ये भी पूछ ले कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। अगर इनका क्रम भी पूछ ले तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हमारी 12वीं राष्ट्रपति थी और जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति थी, जो अभी मतलब वर्तमान में है। प्रश्न नंबर 164 है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा 6 महीने के अंदर भरने का प्रावधान है, क्योंकि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तब राष्ट्रपति पद को फिर उपराष्ट्रपति संभालते हैं। फिर जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं यह केवल 6 महीने तक ही बतौर राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। इन 6 महीनों में राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना बेहद आवश्यक है। प्रश्न नंबर अब 165 है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर अब 166 है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? इसका राइट आंसर होगा धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति से धन विधेयक में पूर्व अनुमति ले ली जाती है। इसी की अनुमति से संसद में विधेयक को पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर अब 167 है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करते हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारे राष्ट्रपति ही मतलब की घोषणा करते हैं। जब हमारा बाहरी आक्रमण या फिर किसी देश में ने हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आक्रमण किया हो, तब देश की रक्षा हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। उस समय में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है, जो कि हमारे महामहिम
राष्ट्रपति ही लगाते हैं, जिसमें 358 आर्टिकल और 359 को सुचारू रूप से यह लागू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 168 है अब 168। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर भी कौन उसे क्षमादान दे सकता है? इसका राइट आंसर होगा हमारे महामहिम राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसको क्षमा कर सकते हैं या फिर उसकी सज़ा को बदल सकते हैं, उसका मृत्युदंड भी माफ़ कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 169 है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही वह व्यक्ति होता है जो कि राष्ट्रपति के ना रहने पर भी या फिर उपराष्ट्रपति के ना रहने पर भी उनका पदभार ग्रहण करता है। और एकमात्र हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं वो हैं एम हिदायतुल्लाह जी, जो कि हमारे राष्ट्रपति बतौर पद पर रह चुके हैं, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में। प्रश्न नंबर 170 है अब, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करते हैं? इसका राइट आंसर होगा संघ व समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 171 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं जब राज्यपाल की रिपोर्ट में उन्हें ऐसा लग जाए कि जो राज्य का संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, और तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देते हैं और उसका पूरा शासन राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रश्न नंबर अब 172 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। प्रश्न नंबर अब 173 है, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष ही राष्ट्रपति शपथ लेते हैं जब हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों किसी कारणवश। प्रश्न नंबर 174 है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 175 अब है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों में को प्राप्त है। प्रश्न नंबर अब 176 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। इसका राइट आंसर है संविधान सभा द्वारा। प्रश्न नंबर 177 है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर है संघीय संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? इसका राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 179 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कि वह उसका पढ़ा लिखा होना, कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा होगा तभी मतलब कि अपने पद पे रहेगा, यह कोई भी जरूरी नहीं है। प्रश्न नंबर 180 है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्रतिवर्ष मिलता है? इसका राइट आंसर है 30 लाख रुपए राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में मिलता है प्रतिवर्ष। प्रश्न नंबर 181 है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 182 है, हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बस ये हमारी संसद का अंग होता है। हमारी संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलके बनती है। प्रश्न नंबर अब अगला है 183 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका राइट आंसर है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। प्रश्न नंबर 184 है, राष्ट्रपति की इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इसका राइट आंसर है धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। प्रश्न नंबर 185 है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करेगा? इसका राइट आंसर है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाएगा तब उसका मतलब कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करेगा। जैसे कि राष्ट्रपति ने 1986 में डाकघर संशोधन अधिनियम पे वीटो जारी किया था, तो वो निलंबनकारी वीटो ही था। प्रश्न नंबर 186 अब है,
किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा जब दोनों सदन सत्र में हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 187 है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर अब 188 है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा केवल राष्ट्रपति को ही यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है मृत्युदंड पे। प्रश्न नंबर 189 अब है, कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, क्योंकि भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का ही कब्जा होता है। प्रश्न नंबर 190 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कारोबार ग्रहण करेगा? मतलब कि कौन, मतलब कि देश को ओनर करेगा, मतलब कि देश को लीड करेगा? इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 191 अब है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा आता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति प्रदान करेंगे, तब राष्ट्रपति हमारे बाध्य होते हैं। प्रश्न नंबर 192 है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पारित भी कर सकता है और पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। प्रश्न नंबर अब अगला है 193 है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। प्रश्न नंबर 194 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 195 है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति की। प्रश्न नंबर 196 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद की किसी भी सदन में लगाया जा सकता है या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 14 दिन। प्रश्न नंबर अब हमारा 197 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 71। प्रश्न नंबर अब 198 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 199 है, वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था तब उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे और इसी वजह से 2 वर्ष बाद 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, 200वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन था? इसका राइट आंसर है वीवी गिरी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राष्ट्रपति से संबंधित थे और ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं और आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।